बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, आज हम एक ऐसे के कंटेंट को डिस्कस करने लगे। ठीक है, एजुकेशन इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये ऐसे का कंटेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर ऐसे होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट करवाऊंगा। बिल तरतीब सेंटेंस टू पैराग्राफ देन ऐसे की तरफ आऊंगा। कंप्लीट ऐसे क्या होता है, ये जस्ट मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश की है कि ऐसे के डिफरेंट एसेस के कंटेंट हैं। और ऐसे में क्योंकि शॉर्ट ऐसे भी होंगे जैसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट्स होते हैं, इसके अलावा सी एस एस पी एम एस के भी ऐसे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ऐसे में वो होता है आर्गुमेंट्स। ठीक है, इंग्लिश तो होगी जाहिर है। अगर इंग्लिश का ऐसे होगा तो इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए, अगर उर्दू ऐसे होगा तो उर्दू बेहतर होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत जो फेलियर का एक बहुत बड़ा कॉज जो ज्यादातर माना जाता है वो आप हमारे आर्गुमेंट्स भी हैं, कि आर्गुमेंट्स ही नहीं जनरेट करने आते। ठीक है, बाकी अरेंजमेंट है, ऐसे का स्ट्रक्चर है वो किस तरह देना है, ठीक है, किस चीज को किस तरह से बयान करना है, कहाँ पर किस चीज को रखना है, ये सब एक अलग सिनेरियो है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो जिस तरह एजुकेशन है एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन हम इसको मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करने की कोशिश की है। और मेरी कोशिश है कि इसको कम्प्रिहेंसिव वे में जामे और मुख्तसर तरीके से बयान करूं। सबसे पहले जैसे कुछ कोट्स हैं। एटलीस्ट हमें 3 से 4 कोट्स तो आनी चाहिए, जो हम दरमियान में भी ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट में मैंने वैसे ही ऐड किए हैं क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट के हवाले से ऐसे है। सबसे पहले हदीस मुबारक है, होली प्रॉफिट से सीक नॉलेज इवन इफ यू हैव टू गो चाइना। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े, चीन जाना पड़े। इसकी तो वजाहत की जरूरत नहीं है। कायदे आजम की एक कोटेशन है इधर, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ डेथ फॉर पाकिस्तान। ठीक है, एजुकेशन पाकिस्तान के लिए जिंदगी भी है और मौत का सवाल भी है। वर्ल्ड दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। कायदे आजम कहते हैं कि दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि एजुकेशन में अगर हम एडवांसमेंट नहीं लेकर आएंगे तो यही नहीं कि हम पीछे रह जाएंगे, बल्कि हमें रोन दिया जाएगा कदमों तले, कि लोग पीछे से आएंगे, दौड़ेंगे, आगे चले जाएंगे और हमें अपने कदमों तले रोन देंगे। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। उस वक्त में कायदे आज़म ने कहा था कि एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान को चाहिए कि एजुकेशन इंप्रूव करे। ठीक है, जब हम ये कोटेशन ऐड करेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ हम एडिशन कर देंगे आगे पीछे के। जनाब कायदे आज़म ने ये कहा था, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने, उसके बावजूद जो रूलिंग अथॉरिटी है वो एजुकेशन पर ज्यादा हीड नहीं दे रही, ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही, एटसेट्रा। नेक्स्ट, ये मॉलकॉम एक्स हैं, कोई राइटर, इंग्लिश राइटर हैं। इनकी एक कोटेशन है कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। ठीक है जी, एजुकेशन फ्यूचर का पासपोर्ट है। ठीक है, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दीज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। और ये उन लोगों के लिए है जो आज तैयारी करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कोटेशंस हैं। मेरे जहन में अभी पढ़ाते पढ़ाते आए हो, किसने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो और मैं आपको एक तरक्की याफ्ता माशरा दूंगा, कौम दूंगा, एक्सेट्रा, इस तरह। तो बहुत सारी आ जाती हैं कोट्स। खैर, एक जनरल से भी है, एजुकेशन इज द पेनेसिया फॉर ऑल आवर इल्स एंड इवल्स। एजुकेशन ही, पेनेसिया कहते हैं इलाज, डिजीज का इलाज, पेनेसिया रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। तो हमारे जितने भी इश्यूज हैं उन सब का एक ही हल है, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। कायदे ने कहा था ना, एजुकेट, एजुकेट, एजुकेट। ओके, अब ऐसे का सबसे पहले जो पार्ट होता है उसमें थीसिस स्टेटमेंट, जो कि इंट्रोडक्शन में ऐड करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट की तरफ तो हम अभी नहीं आ रहे। हम इंट्रोडक्शन का छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन में वैसे होता है कि ऐसे में अ, अभी हमने जो कुछ भी पढ़ना, जो कुछ भी लिखना होता है, बताना होता है, इंट्रोडक्शन में हम वो इंक्लूड करते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ 2 4 लाइंस बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस, ठीक है, बोन्स, उसकी जो खूबियां हैं वो बतानी होती हैं कि एजुकेशन का क्या फ़ायदा है। वो क्योंकि आपने ऐसे का एक पैराग्राफ, सॉरी इंट्रोडक्शन का एक जो पैराग्राफ लिखना है तो उसमें इससे रेलिवेंट होगा।
तो एजुकेशन क्या फायदा देती है? एजुकेशन का क्या फायदा है? ये हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करती है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से, हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करती है। इसकी बेबाह मिसालें हैं कि जो भी लोग एजुकेटेड होते हैं वो ऑटोमेटिक उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट इन हो जाता है। ठीक है। हर वो बंदा हिचकिचाएगा जिसको किसी बात का इल्म नहीं होगा, और जो इल्म वाले लोग होंगे उनमें आप देखेंगे कि उनकी तबीयत में एक ठहराव होता है, उन्हें एक सुकून होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं। बेचैन कौन होता है? जो जानता नहीं है। ठीक है जी। हमारे माइंड को ब्रॉडन करते हैं, हमारे दिमाग को वुसअत देती है। ठीक है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले दिन हमारे यहीं पर एक दोस्त कह रहे थे कि मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मतलब एक नॉर्मल है वो, और हमने शाज ही, उनको कोई मजहबी सूरत शक्ल भी नहीं है। तो कहने लगे कि मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, किसी और को कहने लगे कि मैं तो खुद एक आलिम हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक आलिम बैठा हूँ, यानी कि आप मुझसे compete नहीं कर सकते मजहबी आर्गुमेंट्स में, फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने उनको कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मेरे जहन में एक बात आई कि मैंने एक अरिस्टोटल की एक बुक पढ़ी थी, अरिस्टोटल। ठीक है जी। अरस्तु, जो कि यूरोपियन कंट्रीज का एक माना ताना स्कॉलर है, पूरी दुनिया का माना ताना स्कॉलर है, यूनानी स्कॉलर। तो उसकी बुक के कवर पेज पे लिखा हुआ था कि आई नो नथिंग। अरस्तु वो शख्स था कि जिसकी किताबों को सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता रहा। ये एक पहला ऑर्गेनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड राइटर था। ठीक है जी। स्कॉलर था अरस्तु, और इसको साइंस का फाउंडर भी कहा जाता है, जोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ा शख्स था, लेकिन वो अपनी किताब के पहले पेज पे लिखता है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ब्रॉडन्स माइंड डिटरमाइंस द फेट ऑफ नेशन। जो एजुकेटेड नेशंस हैं, वो जाहिर है उनकी उनका किस्मत नसीब सब एजुकेशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल अभी मेरे जहन में आई, मैंने आर्गुमेंट जब लिख रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में नहीं आई, तो मैं अभी बोल देता हूँ। सिंगापुर। ठीक है जी। सिंगापुर एक इतना एक छोटा सा कंट्री है, लाहौर जितना, लेकिन वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज वहां पर हैं। तो इसके अलावा वर्ल्ड की टॉप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर सिंगापुर में मौजूद हैं। और कंट्री कितना एक छोटा सा, और मेरे ख्याल से 1960s के बाद ये इंडिपेंडेंट हुआ। मलाइशिया या इंडोनेशिया के साथ अटैच होने लगा था, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसी थकी हुई नेशन है, हम क्यों इनको अपने साथ जोड़ें, बोझ है। लेकिन आज सिंगापुर का नाम है। तो क्यों जी? एजुकेशन की बेस पे एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं वो। नेक्स्ट है कि ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आती है एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली लेकर आती है, इकोनॉमिक डायनामिज्म, पॉलिटिकल मेच्योरिटी लेकर आती है जी। ठीक है। यानी कि इकोनॉमिकली लोग खुशहाल हो जाते हैं। ये लोगों को एक सिविक सेंस प्रोड्यूस करती है, यानी कि शऊर पैदा करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से कभी कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम किया जाए, सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स। ठीक है। यहाँ एंड ऐड कर लें। ये इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री रेलेवेंट टू पाकिस्तान। मैंने यहाँ पर हिस्ट्री रेलेवेंट टू पाकिस्तान ऐड की है, ना कि हम एजुकेशन की हिस्ट्री नहीं बताने लगे कि भाई। इसमें छोटा सा मैंने एक टच दिया है सिर्फ एक माइंड बनाने के लिए, कि एक वक्त था जब पाकिस्तान के इदारों से बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलते थे। एक नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है। इनके दो, ये तो दो बहुत ही फेमस हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है, न्यूक्लियर में इनका बहुत बड़ा किरदार था। डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज विनर है 1979 में। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब हमारे मुल्क की नामवर शख्सियत हैं। फिर समर मुबारक मंथ, ये भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से, न्यूक्लियर से रिलेटेड रेलिवेंट इनका काम था, न्यूक्लियर फिजिस्ट। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। और देखें इनको निशान इम्तियाज मिला, हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज वगैरह वगैरह, काफी ये भी साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर रजीउद्दीन। अच्छा, यहाँ पर एक काउंटर आर्गुमेंट दिया जाएगा। जब आप ये लिखेंगे तो फिर आप या कुछ लोग कहेंगे कि ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने हायर एजुकेशन आउट ऑफ कंट्री हासिल की। ठीक है। डेवलप्ड नेशंस में जाकर इन्होंने एजुकेशन हासिल की। ठीक है। आपने उनके काउंटर आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये कहना है कि लेकिन बुनियादी एजुकेशन उस वक्त इनकी पाकिस्तान में थी। इनके अंदर कुछ क्वालिटी थी तो वहां जाकर इन्होंने लर्न किया, ये याद रखें।
आर्गुमेंट भी देना है, काउंटर आर्गुमेंट भी देना है, काउंटर आर्गुमेंट के अगेंस्ट भी आर्गुमेंट आप दे सकते हैं। हब ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, एक वक्त था, ये ज्यादा से पुरानी बात नहीं, पाकिस्तान में कीनिया, मलाइशिया, मॉरिशस, टर्की, इंडोनेशिया, मलाइशिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, और आज बहुत कम देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, वो करंट सिचुएशन, अब सिचुएशन क्या है, कंडीशन राइट नाउ। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ लिया अब हमने, अब सिचुएशन पाकिस्तान में क्या है देखते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त लिटरेसी रेट 58% है, कमोबेश 50। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस लाजमी दें, इस तरह के जब आर्गूमेंट्स दें तो कोशिश करें मैक्सिमम आपने रेफरेंसेस देने हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड, पाकिस्तान में 58% लिटरेसी रेट है, जो 70% मेल के लिए है, बाकी फीमेल्स का है। अब ये जो लिटरेसी रेट है, ये भी आप ये याद रखें, यूजुअली ये ऐसा है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। इसमें हायर एजुकेशन की बात नहीं है कि लिटरेसी रेट हायर एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता। पाकिस्तान में पढ़ना लिखने लोग जानते हो, मैट्रिक एफएससी बेस, तो उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं, तो वो 58% है, तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हालांकि जो वर्ल्ड का एवरेज रेट है, लिटरेसी रेट 86% है। यहाँ पर फिर मुझे एक आर्गुमेंट आगे आप दे सकते हैं कि मालदीव, ठीक है, मालदीव एक कंट्री है, स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडिया के साथ है, और लार्जेस्ट आर्चिपिलागो भी है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर आइलैंड्स हैं, और वो बहुत बड़ी पावर है, और उसमें आई थिंक 98-99% या 100% एजुकेशन है। अभी चूंकि मेरे जहन में आया तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन इतना ही है, 100% लिटरेसी रेट है उसका, या 98-99% इतना लिटरेसी रेट है, तो आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है, लिटरेली ब्रोकन हो चुका है पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन हो चुका है, डिक्लाइनिंग की तरफ है। हाईली एजुकेटेड मैन और वुमेन बहुत कम है। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा तादाद है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की जो अनस्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं लेकिन अनस्किल्ड हैं, उनके पास कोई स्किल ही नहीं है। आप ये देखोगे कि बेशुमार इंजीनियर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयड है, उनको कोई जॉब नहीं देता, क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री है, स्किल नहीं है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। ठीक है, वहाँ बहुत पुराना है। हमारे उस्ताद ने, जब हम एफएससी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बताया पढ़ाते हुए कि हमने भी आज से 30 साल पहले वही सिलेबस पढ़ा था। तो इसका मतलब जो आज भी वो सिलेबस चल रहा है, तकरीबन 10-12 साल हो गए, तो 40-50 साल से एक ही सिलेबस चल रहा है। वो फिजिक्स ज्यादा से ज्यादा, चलो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो भी पुरानी है। ठीक है, इंग्लिश चलो आउटडेटेड है, कोई इशू नहीं है, लिटरेरी सब्जेक्ट है। पास मैनी डिकेड, बहुत कई दिहाइयों से हमने एक साइंटिस्ट भी प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम बहुत पुराने हो चुके, डॉक्टर अब्दुल कदीर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छा, तो हमने 75 ईयर्स हिस्ट्री है पाकिस्तान की, तो तक एक नोबेल प्राइज पाकिस्तान ने दिया, जबकि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, ये आर्गुमेंट है। ठीक है, 4 नोबेल प्राइज जीत चुका है इंडिया, 4 नोबेल प्राइज, और ये नोबेल प्राइज के अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने हैं इंडिया के, बेशुमार। इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, हमें मैक्सिमम, क्योंकि इंडिया हमारा डायरेक्ट हरीफ है, तो हम इंडिया के हिसाब से, हवाले से जितना कंपेयर करें बेहतर है। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, वो हमारा नेबर है। अगर पाकिस्तान इंडिया एक हो जाते हैं किसी भी तरह अपने इश्यूज को रिजॉल्व करके, तो हम इस रीजन की पावर्स बन सकते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आपने इंडिया को जो जिस तरह लोकल पॉलिटिक्स होती है उस नजर से नहीं देखना है, इंडिया को बुरा बुरा कहना है, नहीं, आपने उसको लॉजिकली देखना है, क्या वो पावर बनते जा रहा है। अच्छा, एक आर्गुमेंट दिया जाता है, हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 500, टॉप दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, 7 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हैं भाई। 500 यूनिवर्सिटियों में से 7 यूनिवर्सिटी है ना, तो उस 500 में से कितनी बड़ी रैंकिंग है पाकिस्तान की। जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कायद आजम यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो 218वें नंबर पर कायद आजम यूनिवर्सिटी आती है, तो ये एक तरह से लो रैंकिंग है, कोई हाई रैंकिंग नहीं है। ओके, अब हम थोड़े इश्यूज की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा इशू
करप्शन, जो कि हर तरफ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करप्शन इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, हमें आर्गुमेंट देने हैं कि करप्शन किस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खत्म कर रही है, इफेक्ट कर रही है। जैसे घूस्ट स्कूल्स हैं, घूस्ट टीचर्स। ठीक है, एक ऐसे हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, कुछ जो पावर्स में लोग होते हैं एक कागजात में स्कूल बनाते हैं, और या बहुत सारे टीचर्स को हायर करते हैं, उनकी सैलरीज जारी करनी शुरू कर देते हैं, स्कूल के लिए बजट निकालना शुरू करते हैं, और एक अरसे बाद पता चलता है कि ना वहाँ स्कूल है ना टीचर है। ये घूस्ट स्कूल्स और टीचर्स का ये कॉन्सेप्ट है। और ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी नेशनल डेली की कि कंबर डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, वहां पर जो है ना कई एक स्कूल्स ऐसे बनाए हुए हैं जो घूस्ट हैं, और टीचर्स भी ऐसे हैं और ऐसे। इसके अलावा टीचर्स जिनको हम ये सैलरी तो दी जाती है, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज से एब्सेंट होते हैं। बाज़ औक़ात अक्सर ऐसा होता है कई कई महीने टीचर्स स्कूल से गायब होते हैं, लेकिन चूंकि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हेड मास्टर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, वो सैलरी का अपना कुछ पार्ट उनको देते हैं और एब्सेंट रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी करप्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी देखें, टीचर और एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। टीचर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन सब आते हैं। एडमिन मिसाल के तौर पे कुछ सर्च टीमें बना दी जाती हैं, डिपार्टमेंट बना देता है तो जाकर चेक करती हैं टीचर्स को। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं घूस दे देते हैं, ठीक है, रिश्वत देते हैं, ब्राइबरी दे देते हैं। तो यहाँ पर ये करप्शन है। ठीक है, इवन इवन मैं आपको एक दिलचस्प बात मेरे अभी जहन में आई कि यहाँ पर अभी हमने सुना है कि देहातों में स्पेशली ऐसा ही होता है, क्योंकि देहातों में कोई खास चेक एंड बैलेंस नहीं है। बाजू का एक ही छोटा सा स्कूल होता है, एक चार दीवारी करके एक रूम बना दिया, वो बाजू का बिल्डिंग भी नहीं होती, और वहीं पर एक टीचर होता है जिसने 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो हमने कुछ दिनों पहले सुना कि एक टीचर है जो जिसने स्कूल के अंदर परचून की दुकान बनाई हुई है। अब आप बताएं कि जहां पर बिल्डिंग असाइन हुई हुई है गवर्नमेंट स्कूल की, तो क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे आके देखते नहीं होंगे? यकीनन देखते होंगे। तो ये काम किस तरह चल रहा है आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवन हमारे एमफिल पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं, जब उनको रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाता है तो वो चोरी करते हैं, प्लेजरिज्म ले आते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म को किसी तरह रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और बस इस तरह से उनकी रिसर्च हो जाती है। तो ये भी एक करप्शन के जमरे में आता है। सेकंड इसमें है कि गवर्नमेंट वीएस प्राइवेट जो इदारे हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट इदारों का कल्चर बढ़ रहा है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये कितना ज्यादा बढ़ा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इदारे अपना काम सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। और उस पर अलमिया क्या है कि गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोफेसर्स हैं, वो अपने जिस तरह डॉक्टर्स करते हैं वो अपनी ड्यूटीज पर परफॉर्म नहीं करते। या तो कहते हैं कि जी हाँ जी शाम को एकेडमी आ जाना, प्राइवेट कल्चर, या वो अपनी ड्यूटी टाइम के अंदर जो दिन ड्यूटी टाइम होती है 9 से 4, टीचर को चाहे एक लेक्चर है, 2 लेक्चर है, लेकिन उसने जितने स्कूल के टाइम को पूरा करना होता है, चाहे वो 2 बजे तक है, 3 बजे तक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि आए, हाजिर लगाई, एक लेक्चर पढ़ाया, आप अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले गए, बेस्ड ऑन बनी बनाई जो प्रिंसिपल्स के साथ होती हैं। अच्छा, अब प्राइवेट कल्चर, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी को एजुकेशन क्वालिटी दे रहे हैं तो ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छा, इसी में प्राइवेट में चलो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो दे रहे हैं, पहली बात तो इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है। एक कुछ अच्छे इदारे हैं, कोई भी प्राइवेट इदारा बंदा एक बना लेता है और स्टूडेंट्स को, ठीक है, कैप्चर करते हैं। कुछ दिनों बाद पता लगता है टीचर्स वो जिन शुरू में दिखाए थे वो नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ पर अब थोड़ा सा डिक्रीज होता जा रहा है। या आप ये बड़े इदारों का मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें क्या होता है कि कुछ एक सुपर सेक्शन बना देते हैं जहां पर बेहतरीन टीचर्स रखते हैं, वो बाकी उनके एक इंटरमीडिएट के भी 8-10 सेशंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं टीचर्स एफएससी के फॉर एग्जांपल, तो एक दो को अच्छे टीचर्स अवेल होते हैं, बाकियों को नहीं होते। दूसरा, इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, और बहुत सारी और का प्रैक्टिस से भी ये पैसे लेते हैं, सर्विस चार्जेस हो गए,
अब फंड आ गए जी, अब वर्दी, ठीक है जी, हम खुद देंगे, उसके पैसे दे दो वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ा इशू है। थर्ड है कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स ही हैं उसमें या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, और बजट बहुत ज़्यादा कम है, रिसोर्सेज नहीं है। एक एस्टिमेट, एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, 33% प्राइमरी स्कूल्स की बाउंड्री वॉल्स नहीं है, ठीक है, ड्रिंकिंग पानी का इंतजाम नहीं है, लेट्रिन्स नहीं है तो टूटी फूटी हैं। 60% ऐसे हैं जिनमें बिजली का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है, ठीक है, बिजली होती नहीं, देहातों में तो बिल्कुल वहां पर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। 9.8% स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स ही नहीं है। एक तो है ना कि बिल्डिंग टूटी हुई, बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन एक बिल्डिंग ही नहीं है। तो पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे 2021-22 के मुताबिक पाकिस्तान में जीडीपी का 1.77% बजट दिया गया था, तो ये पूरे रीजन में सबसे कम है। अब 2022-23 में भी आई थिंक इतना ही है। एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है ना फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 9.7%, जो कि 988 बिलियन तक हो गए, लेकिन बजट वही का वही है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरवेंशन। ये बहुत मैटर करता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि आज़ाद नहीं है, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होती हैं, सियासी मदाखलत होती है। स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद जो छोटे स्कूल्स वगैरह, एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल, इनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया, यानी प्रोविंसेस के अंडर चलो, उसका कोई इशू नहीं, कोई खास इशू नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नर्स को यूनिवर्सिटीज के चांसलर बन गए डायरेक्टली, ठीक है। अब कोई सेपरेट मिनिस्ट्री इनको होल्ड नहीं कर रही, प्रोविंशियल गवर्नर्स इनको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह अब हम जिस सेक्टर में मैं हूं वहां का हेड एक डीजी है, डायरेक्टर जनरल, लेकिन उसके ऊपर भी एक सेक्रेटरी है, चलो, लेकिन अब नादरा है, नैब है, ऑटोनोमस इदारे और चल रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है, लेकिन हमने तो इसी तरह आर्गूमेंट देने ना। प्रोविंशियल गवर्नर्स वो इनके चांसलर होते हैं। और वाइस चांसलर कौन बनेगा? वाइस चांसलर वो बनेगा जो इन गवर्नर्स को, ठीक है, इन गवर्नर्स के साथ टच रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा या उनको सपोर्टर होगा, एटसेट्रा। तो इस तरह से इंटरवेंशन होगी। जब इस तरह वाइस चांसलर अगर इस तरह का बंदा आएगा तो क्या, जो कि निपोटिज्म बेस पर, सिफारिश कल्चर की बेस पर, तो क्या वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होगा? कभी भी नहीं। ये भी आर्गुमेंट है। फर्स्ट स्टेप ऑफ, इसी तरह जब आपको इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने लगते हैं तो आपको एक चार्टर चाहिए होता है, और चार्टर के लिए जब आप चार्टर पेश करते हैं, प्रोविंशियल कमेटी बनती है, वो एक एक्रीडेशन देती है, देन चीफ मिनिस्टर को वो पहुंचती है, चीफ मिनिस्टर ने उसको साइन करने होते हैं। और एक्रीडेशन का मतलब होता है उस पर उसके पॉजिटिव नेगेटिव रिमार्क्स दिए होते हैं, चीफ मिनिस्टर को पेश कर दी जाती है। अब यहाँ पर भी जरूरी होता है कि प्रोविंशियल कमेटी जो बनाई गई है, ये प्रोविंशियल कमेटी, ये चीफ मिनिस्टर, इसका मकसद तो बुनियादी तौर पर क्या है कि करप्शन ना हो, ठीक है। लेकिन इस प्रोविंशियल कमेटी ने जब पॉजिटिव नेगेटिव रिमार्क्स वगैरह देने हैं, और इससे जल्दी काम लेने के लिए भी क्या किया जाता है, इनको अप्रोच किया जाता है बाकी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेगनेस। पाकिस्तान के जो इदारा है एजुकेशन, वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। एक तो प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, मदरसा। प्राइवेट का बताया कि स्टैंडर्ड ठीक है, लेकिन गरीब बंदा अप्रोच नहीं कर सकता इसको। पब्लिक सेक्टर में जो अभी तक स्टेबलाइज ही नहीं है, उसका स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है, इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, जिस तरह अपने पीछे पड़े। और मदरसा में वो करंट एकेडमिक रेस को फॉलो ही नहीं करता मदरसा कल्चर उस वहां पर, लेकिन अब थोड़े थोड़े से इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसे ये मदनी वाले हैं तो यहाँ पर इंग्लिश की तरफ लेकर आया जा रहा है वगैरह वगैरह। सब्जेक्ट्स एसिमिलेशन, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में इस पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात को इतना ज्यादा प्रमोट करता है, किया जाता है, बाजू का यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इनको पढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये टेक्निकल एजुकेशन से थोड़े डिफरेंट है। स्पेशली आप पाक स्टडी की बात करें तो उसमें क्या ऐसी जरूरत है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर तक पाकिस्तान स्टडी पढ़ाएं? आपने जो इंफॉर्मेशन नॉलेज देना है वो आप मैट्रिक से पहले पहले दे दें इवन, ठीक है जी। तो बाकी कंट्रीज में तो ऐसा नहीं होता ना, डेवलप कंट्रीज में। ऐसा क्या ये नेसेसरी है? बाकी भी हुब्बे मुहिब्बे वतन
स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं क्या। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशंस की इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और ये जो ये उसी से रेलिवेंट है पीछे जो हमने कहा कि फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स नहीं आके पढ़ते पाकिस्तान में, तो उसकी एक वजह सिक्योरिटी इशू भी है, लेकिन सिक्योरिटी इशू से ज्यादा स्टैंडर्ड एजुकेशन है। ठीक है जी। जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज में, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर फॉरेन स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं, पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स वहां जाके पढ़ते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज है लेकिन स्टैंडर्ड अच्छा है तो वहां जाते हैं। इसके अलावा ये मैंने इनको कॉजेज को डिटेल से नहीं बताया, इश्यूज आ गए हैं तो कॉजेज वैसे एक जनरल ओवरव्यू के लिए क्या है जी। कॉजेज क्या हैं इस सारे इश्यूज के, बुनियादी कॉजेज क्या हैं। रूलिंग एलिट, पाकिस्तान में रूलिंग एलिट, और जिस तरह भी बताया कि गवर्नर, ये रूलिंग एलिट है ना, गवर्नर हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, तो इनका इन्फ्लुएंस है इन पर। ठीक है जी, ये इंटरफियर करते हैं। पॉलिटिकल एनार्की है, जब पॉलिटिकल एनार्की होगी तो पॉलिसीज नहीं बनेंगी, पॉलिसीज नहीं बनेंगी तो जिद्दत नहीं आएगी, इनोवेशंस नहीं आएंगी। ठीक है जी, चेंज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लॉन्ग एस्टेब्लिश फ्यूडल सिस्टम है पाकिस्तान का, फ्यूडल सिस्टम जो कबायली निज़ाम है, ज़्यादातर पाकिस्तान के बेशतर दही इलाकों में मुख्तलिफ से, पंजाब में कम है, बाकी सूबा में ज़्यादा है, तो वो फ्यूडल जो सिस्टम बना है, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान वहाँ पर तालीम आए बच्चों में, क्योंकि तालीम आएगी, शऊर आएगा, तो उनके फ्यूडल सिस्टम को खतरा पड़ता है। प्रिवेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पाकिस्तान में अभी तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 70% मेल्स की एजुकेशन है, देखो फीमेल्स की एजुकेशन अभी भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स को तरजीह नहीं देते। अगर किसी के, हाँ, एक फीमेल, एक लड़का है, एक लड़की है, और एक बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ाना, तो वो बच्चे को पढ़ाते हैं। मिस डायरेक्टेड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, अभी तक कुछ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स हैं, वो कहते हैं कि जी अंग्रेजों की तालीम है। ठीक है, और आप इसका रेफरेंस कुछ सर सैयद अहमद खान की जिंदगी से भी ले जाते हैं। ठीक है, उनके जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन अगर वो उस वक्त तालीम पर तवज्जो न देते तो यकीनन अंग्रेजों को एक्सपेल हिंदू करते, और पाक और मुसलमान अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज तक पाकिस्तान ना बनता और हिंदुओं की गुलामी कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सजेशंस क्या हैं जी, जाहिर है इश्यूज हो गए, काजेज हो गए, तो अब कुछ सजेशंस भी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। ठीक है, जिस तरह अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज में अभी बताया कि बहुत सारा लॉ लेसनेस है, एनआरकी है, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, तो दुनिया के कई कंट्रीज, आसपास के कंट्रीज से लोग वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं। ये एक आर्गूमेंट है। सिलेबस को अपडेट किया जाए, ये भी मैंने बताया कि आउटडेटेड सिलेबस है। जो नई इंफॉर्मेशन आ रही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन पर बजट एलोकेट किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, इनकी तरफ आना चाहिए। और नेक्स्ट है कि लॉन्चिंग सिंगल नेशनल करिकुलम, ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा है पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो और इसका एक आर्गूमेंट है कि ईरान में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और वहाँ पर बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसकी रीज़न है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम का एक बेनिफिट ये है कि ये क्लास इनइक्वालिटी को ख़त्म करता है। देखें, अब सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं पाकिस्तान में, तो ज्यादातर लोग कौन है जो क्लियर कर जाते हैं? ए लेवल, ओ लेवल वाले, जो बाहर की स्टडीज जिन्होंने की होती हैं, वो लोग ज्यादातर कर जाते हैं। या फॉर एग्जांपल पंजाब की बात कर लें, या बाकी सूबों की निस्बत पंजाब के लोग ज्यादा क्लियर करते हैं। पंजाब की निस्बत, पंजाब में अपर और लोअर की बात करें तो अपर पंजाब के लोग, तो ये क्या है कि क्लास इनइक्वालिटी है ना ये। ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को के ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इवन देखें, इससे क्या होता है ऑटोनॉमी से, कि एक कंपटीशन डेवलप होता है, एनवायरनमेंट ऑफ कंपटीशन डेवलप होता है, प्योरिटी आती है। इसका आर्गुमेंट क्या है? दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह, ज्यादातर ऑटोनोमस इदारे। ठीक है, रीथिंकिंग अप्रोच, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो हमारी अप्रोचेज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको चेंज करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना चाहिए। पब्लिक स्कूल्स,
ठीक है, को रिफॉर्म करें। ठीक है, मैट्रिक लेवल सिलेबस जो है उसको स्पेशली इम्प्रूव करें। और अभी आप ये देखें कि कुछ टाइम पे कुछ एक दो मेरे ख्याल से वीक्स पहले ही अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट की, अगर कोई बच्चा जिसकी थ्योरी पास है, मैट्रिक लेवल का बच्चा है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो वो फेल कंसीडर नहीं होगा, वो पास ही कंसीडर होगा। तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल को किस तरह इरेडिकेट किया जा रहा है। इवन मास्टर्स लेवल पर देखें प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं है। इसका आर्गुमेंट देखें कि इंडिया में ओ और ए लेवल की कोई खास नहीं है, उस पर रुझान नहीं है ए और ओ लेवल का, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं सिर्फ एक ही पैटर्न पर एजुकेशन हासिल करके। बजट के परसेंटेज में इंक्रीमेंट किया जाए, इसका आर्गुमेंट आप यूं दे दें कि यूएनओ ने रिकमेंड किया कि तकरीबन पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट एजुकेशन सेक्टर को 4% तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, जो अब 1.77 या 2% मिल रहा है, तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 4% होना चाहिए। केस स्टडीज देखें कुछ कंट्रीज की, मैंने ऐड की है इसमें। गुड स्कूल्स इन द वेस्ट डू नॉट प्रोड्यूस रूट लर्नर एंड रोबोट्स। पहली बात तो वेस्ट, जो कि जिसको हम अपना रोल मॉडल्स मानते हैं बहुत से एस्पेक्ट्स में, तो उनका सबसे बड़ा उनके क्रेडिट दिया जाता है कि वो रूट लर्निंग को उन्होंने खत्म किया है इसमें। अब देखें अमेरिका, अमेरिका में कोई भी एनुअल एग्जाम नहीं होता, कोई ग्रेडिंग नहीं होती, स्टूडेंट से डेली बेस पे परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, वहां पर क्वेश्चंस किए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यूएस के में हमारे एक टीचर बताते थे कि यूएस के टीचर थे, तो वो बता रहे थे कि समर की जो वोकेशंस हैं, एक प्राइमरी क्लास की बच्ची को 12 बुक्स दी गई थी, 12 बुक्स, और उस बच्ची ने वो 12 बुक्स की समरी बनानी थी, समरी देखें। इसके अलावा जो बाराक ओबामा से एक मरतबा किसी ने क्वेश्चन किया कि आप एवरेज साल में कितनी बुक्स पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले तो एवरेज 72 किताबें पढ़ लेता था साल में, लेकिन अब जब से मैं प्रेसिडेंट मिला हूं तो मुझ पे काम ज्यादा होता है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 40 ही पढ़ पाता हूँ। तो आप अंदाजा करें कि वो 72 बुक्स पढ़ लेता था। अब हमने सारी जिंदगी में शायद 72 तो दूर की बात है, 12 भी ना पढ़ी हूँ आउट ऑफ सिलेबस, जो वो सिलेबस की तो मजबूरी होती है ना। टॉप रैंकिंग 100 यूनिवर्सिटीज यूएसए में है, 100 जो यूनिवर्सिटीज हैं टॉप 52 यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की एग्जांपल्स देख लेंगे। टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी ने मलाह भी बनना है ना, कश्ती चलाते हैं, पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन तो नहीं बनते, आसपास के जैसा पाकिस्तानी जाते हैं तो आप कश्ती वगैरह चलाते हैं, तो उसके लिए भी उनको डिप्लोमा करना पड़ता है 6 माह का एटलीस्ट। जर्मनी में हर बंदे को कॉलेज लेवल या उससे में जाने से पहले या उसके दौरान ही वोकेशनल एजुकेशन उसके लिए लाजमी करार दी जाती है, ताकि ये बंदा अगर आगे, कोई भी बंदा है, कोई भी स्टूडेंट आगे अगर फॉरवर्ड ना कर सके अपनी एजुकेशन में, तो एट लीस्ट वो बेरोजगार ना रहे। इंडिया की मिसाल ले लें जी, इंडिया हमारा हरीफ रहा है, अभी है, तो टेक्निकल एजुकेशन पर इन्होंने हमेशा से तवज्जो दी। जवाहरलाल नेहरू के दौर से, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के दौर से ही इन्होंने एजुकेशन पे तवज्जो दी। और आज देखें कि वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है मुंबई में, दिल्ली, कानपुर और बेंगलोर वगैरह में। इंडिया में आज हर मतलब नामवर इंस्टीट्यूशंस हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के। और इसकी मिसाल आप यूं भी ले लें कि अभी कुछ नेक्स्ट इस साल कहा जाता है कि इंडिया जापान से भी ज्यादा कार्स बनाएगा। हमारे यहाँ तो अभी ये तस्वुर ही नहीं है ना। इंडिया का सिटी केरला, वहां पर चिकन वेस्ट से बिजली पैदा करनी इन्होंने शुरू कर दी है। बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में एक तरह से बांग्लादेश ने हमारे से जान छुड़वाई है, वेस्ट पाकिस्तान से जान छुड़वाई थी। तो बांग्लादेश अपनी जीडीपी को 10% देता है, अपनी जीडीपी का 10% एजुकेशन सेक्टर को देता है, और उसका लिटरेसी रेट आज देखें 74.66% है, पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के मुताबिक। और अब उसका देखिए आप, इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है। एट द एंड हम इसको कंक्लूड करेंगे कि अगर पाकिस्तान का सर्वाइवल हम चाहते हैं तो उसकी पॉलिसीज को ऐसे बनाएं जिस तरह की डेवलप्ड कंट्रीज में बनती हैं, और इसी इसी तरह मुमकिन होगी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तभी आएगी, और हमारी मिलिट्री भी तभी बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकेगी अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे।
बस आज के लिए तो यही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।